नमस्कार, स्वागत करती हूं आप सभी का भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। खबरों में छिपे होते हैं कई सवाल और इन सवालों के होते हैं कई जवाब। इन्हीं जवाबों पर कहीं पर पर्दा है, कहीं पर पूरी तरह से है पारदर्शी। लेकिन खबरें जब आती हैं तो खामोशी में सेंध लगाती हैं और ऐसे में इन खबरों में दखल देना जरूरी हो जाता है। इस दखल से अंदर की खबर बाहर आती है। आइए इन्हीं खबरों के लिए चलते हैं। 9 PM स्पेशल की शुरुआत करते हैं, जिसमें सबसे पहले बात होगी टैक्स पर तकरार की। वो तकरार जो चुनावों पर आकर टिकी है। एक तरफ जहां पर लोकसभा चुनाव सिर पर हैं, तो वहीं कांग्रेस के दरवाजों पर नोटिस चिपके हुए हैं। आलम कुछ ऐसा है कि देश पर 70 साल शासन करने वाली पार्टी कह रही है कि उसके पास चुनाव लड़ने के लिए पैसे ही नहीं है। इसके बाद बात होगी ईवीएम की। वो ईवीएम बीते चुनावों में अक्सर नतीजे आने के बाद चर्चा में आ जाती है और इस बार चुनावों से पहले ही चर्चा में है। तस्वीर कुछ ऐसी है कि विपक्ष चुनावों से पहले ही ईवीएम के बहाने को लेकर तैयार बैठा नजर आता है। आगे बढ़ेंगे, बात होगी उन सवालों की जो सदन से गायब है। वो सवाल जो आपके सांसदों को आपके लिए पूछने चाहिए थे, लेकिन गौर करिएगा कि आपके सवाल सदन में सियासी शोर के बीच कहीं गुम से नजर आते हैं। और ये सब तब हो रहा है जब नेता आपके दरवाजों पर नॉक नॉक कर रहे हैं। आखिर में चुनाव आयोग की एक मुसीबत का भी जिक्र करेंगे। मुसीबत यह है कि चुनाव आयोग चुनाव कराए या फिर ड्रग्स, पैसा और शराब पकड़े। इस खबर के जरिए चुनावों में लगे हुए दाग की बात करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं 9 PM स्पेशल की खबरों को विस्तार से आपके सामने रखती हूं, जिसमें सबसे पहले बात लोकसभा चुनावों की डेट शीट की। जाहिर है कि डेट शीट अब सबके सामने है। पार्टियां अपनी अपनी बैलेंस शीट भी बना रही हैं। बीते लोकसभा चुनाव में 6 से 7 हजार करोड़ रुपए का खर्चा हुआ था, तो वहीं इस समय यह खर्चा कई गुना और बढ़ने वाला है। अब आप इन आंकड़ों को देखकर ये सोचेंगे कि राजनीतिक पार्टियां लोकतंत्र के महापर्व पर कितना ज्यादा खर्च करती हैं। लेकिन काबिले गौर बात यह है कि जब हम हजारों करोड़ खर्च होने की बात कर रहे हैं, ठीक उसी वक्त देश की सबसे पुरानी पार्टी और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के पास अपने नेताओं को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए भी पैसा नहीं है। सुनने में यह कुछ अजीब सा लग सकता है, लेकिन ऐसा हम नहीं कह रहे। कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी का यह खुद का दावा है। 20% हिंदुस्तान के लोग कांग्रेस पार्टी को वोट देते हैं। हम 20% लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं और आज हम रेलवे टिकट नहीं खरीद सकते। आज हम अपने नेता को एक शहर से दूसरे शहर नहीं भेज सकते। हम एडवर्टाइजमेंट नहीं लगा सकते। दरअसल बात यह है कि कांग्रेस पार्टी को आईटी डिपार्टमेंट ने नोटिस भेजा है, या फिर यूं कहें कि भेजे हैं, प्लूरल, क्योंकि पहले भी कई दफा नोटिस भेजे जा चुके हैं। फिलहाल जो सबसे लेटेस्ट नोटिस भेजा गया, इसमें 2014 से 2017 के लिए 1745 करोड़ के टैक्स की डिमांड की गई है और इसमें साल 2014 से 15 के लिए 663 करोड़, 2015 से 16 के लिए 664 करोड़ रुपए और साल 2016 से 17 के लिए 417 करोड़ रुपए का टैक्स डिमांड नोटिस कांग्रेस को भेज दिया गया। इस नए नोटिस के साथ कांग्रेस पर टैक्स डिमांड बढ़कर 3,567 करोड़ रुपए हो चुकी है। और जो कांग्रेस से जुड़े सोर्सेज हैं, वो ये बताते हैं कि आईटी विभाग ने राजनीतिक दलों को मिलने वाली टैक्स रिबेट को खत्म कर दिया है और पूरे कलेक्शन के लिए पार्टी पर टैक्स लगा दिया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि जांच एजेंसी ने छापे में कांग्रेसी नेताओं से जब्त डायरीज की थर्ड पार्टी को लेकर हुई एंट्रीज पर भी टैक्स लगा दिया है। कांग्रेस को 2 दिन पहले यानी कि 29 मार्च को आयकर विभाग ने पहला नोटिस भेजा। इसमें करीब 1823 करोड़ रुपए का भुगतान करने के लिए कह दिया गया। यह डिमांड नोटिस साल 2017 से 18 और 2020 से 21 के लिए है और इसमें जुर्माने के साथ साथ ब्याज भी शामिल किया गया है। सीताराम केसरी जी के जमाने के 53 करोड़ का डिमांड कांग्रेस का 1993-94 का कांग्रेस को आया और टोटल पिछले इसी तरीके से उन लोगों ने 5 सालों का दिया है, 3 सालों का और वो बना रहे हैं। टोटल 1823 करोड़ की डिमांड
कांग्रेस पार्टी से करेगी है। 1823 करोड़ का डिमांड इनकम टैक्स ने कांग्रेस पार्टी से किया है। कांग्रेस के नेता जो कुछ कह रहे हैं शायद कोर्ट वो सब नहीं मानता, क्योंकि कांग्रेस ने 4 साल 2017 से 2021 के लिए इनकम टैक्स रीअसेसमेंट प्रोसीडिंग्स शुरू करने के खिलाफ दायर याचिका की थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने 28 मार्च को इस याचिका को खारिज करते हुए कहा कि कांग्रेस के खातों में कई बेहिसाब लेन देन थे। इनकम टैक्स अधिकारियों के पास टैक्स असेसमेंट पर एक्शन लेने के लिए ठोस सबूत थे और इसीलिए एक्शन लिया गया। इससे पहले भी कांग्रेस ने 2014-15 से और 2016 से 17 तक असेसमेंट प्रोसीडिंग्स को चैलेंज किया था और उसे भी कोर्ट की तरफ से खारिज कर दिया गया। टैक्स का ये बड़ा बाउंसर जब कांग्रेस पर पड़ा तो कांग्रेस के पूरे कुनबे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देश को यह बताया कि उनके बैंक खाते फ्रीज किए जा रहे हैं और अगर चुनाव से ठीक पहले बैंक खाते फ्रीज हो जाएंगे तो वो चुनाव कैसे लड़ेंगे। This issue affects not just the Indian National Congress. It impacts our democracy itself. Funds collected from the public are being frozen and money from our accounts is being taken away forcibly. हम चुनाव के बाद क्या क्या करने वाले हैं वो आप देखेंगे, रोज आपको ब्रेकिंग न्यूज देंगे और ये अधिकारी जो इनकी कठपुतली बने हुए हैं ये भी आज कान खोलकर सुन लें, एक एक को कटघरे में खड़ा किया जाएगा। वो कितना ही आला अधिकारी हो, किसी भी एजेंसी का अधिकारी हो, जिस तरह से इस देश में मजाक बनाया जा रहा है एजेंसीज का, वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरकार बदलने दीजिए, बहुत कुछ बदलेगा। Receiving notices is no longer a shocking or surprising development. In fact, if a day passes without getting a notice, you begin to wonder what is happening. कैसे विपक्ष की पार्टियों को निशाना बनाया गया है और खास तौर से कांग्रेस पार्टी को आर्थिक रूप से अपंग करने की खूब प्रयास हो रही है, पर हम डरने वाले नहीं हैं। यहां पर यह जान लेना भी जरूरी है कि क्या सच में कांग्रेस इतनी बेचारगी वाली स्थिति में जा पहुंची है कि उसके पास चुनाव लड़ने के लिए पैसा नहीं है। इसको जानने के लिए हमने कांग्रेस के उस हलफनामे को निकाला जो कि कांग्रेस की तरफ से चुनाव आयोग को दिया गया है। कांग्रेस के बैंक अकाउंट में 283 करोड़ रुपए का फिक्स डिपॉजिट है। बैंक खातों में 95 करोड़ रुपए का बैंक बैलेंस भी है और इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी के पास 11 करोड़ रुपए की नकद रकम भी है। साल 2022-23 में कांग्रेस की कुल संपत्ति 824 करोड़ रुपए थी और इसमें 268.2 करोड़ रुपए दान से मिले थे। 171 करोड़ रुपए चुनावी बॉन्ड से मिले थे और इसके साथ ही 97.18 करोड़ रुपए का दान अदर सोर्सेस से मिला हुआ था। अब कांग्रेस का दावा यह है कि उसके अकाउंट फ्रीज है। 135 करोड़ रुपए तो आईटी ने सरकार के कहने पर खाते से ही निकाल लिए। मतलब जहां पर पूरे मामले में दो किरदार नजर आ रहे हैं तो कांग्रेस ने इसमें केंद्र की मोदी सरकार को भी पार्टी बना लिया है। कांग्रेस का आरोप यह है कि मोदी सरकार यह सब कुछ कांग्रेस को कमजोर करने के लिए कर रही है, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रही है। ऐसे में यहां पर समझना जरूरी यह है कि क्या टैक्स पेनाल्टी का यह पूरा मामला कांग्रेस को कमजोर करने के लिए है या फिर कांग्रेस अपनी कमजोरी इस आड़ में छिपा रही है। इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस का दावा है कि 135 करोड़ रुपए खाते से निकाले गए। वहीं आईटी का दावा यह है कि पैसा नहीं निकाला गया। कांग्रेस का दावा है कि अकाउंट फ्रीज कर दिए गए। आईटी का दावा है कि कोई अकाउंट फ्रीज नहीं किए गए। कांग्रेस का दावा है कि बीजेपी पर भी 4600 करोड़ रुपए का टैक्स बकाया है और इसको लेकर आईटी का कहना है कि ऐसा कोई टैक्स बकाया नहीं है। मतलब दोनों तरफ अपने अपने तर्क, अपनी अपनी बातें। लेकिन देश की बात कहां पर है? साल 2019 में चुनावी साल था और कांग्रेस को 31 दिसंबर तक अपने टैक्स रिटर्न को फाइल करना था, लेकिन कांग्रेस ने देरी से यह रिटर्न फाइल किया, जिसके चलते कांग्रेस को टैक्स भरने के लिए नोटिस थमा दिया गया। यहां पर शब्दों पर गौर करना जरूरी है। कांग्रेस ने टैक्स रिटर्न फाइल करने में देरी की, जिसके चलते यह टैक्स लगा है।
यहां पर टैक्स चोरी जैसा मामला नहीं है, क्योंकि राजनीतिक दलों को कोई टैक्स देना ही नहीं होता है। राजनीतिक दलों को 100% टैक्स एग्जेम्पशन मिलता है, यानी कि उन्हें अपनी कमाई का कोई भी हिस्सा सरकार को नहीं देना होता है। आम आदमी से लेकर कॉर्पोरेट कंपनी तक जब इनकम टैक्स भरती है तो उसे कई अलग अलग धाराओं के तहत इनकम टैक्स से छूट मिलती है, जिसे आप रिबेट कहते हैं, जैसे कि ATC, ATD, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक उसी तरीके से इनकम टैक्स कानून की धारा 13A देश में राजनीतिक दलों की टैक्स लायबिलिटी के बारे में बताती है। यह धारा देश में जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 29A के तहत रजिस्टर्ड सभी पॉलिटिकल पार्टीज को आयकर से यानी कि टैक्स से 100% की छूट देती है, और राजनीतिक दलों को यह छूट सभी तरीके की इनकम पर मिलती है, जैसे कि ब्याज, डिविडेंड, घर या फिर प्रॉपर्टी का किराया, लोगों से इकट्ठा होने वाला चंदा आदि आदि। लेकिन इसके साथ एक शर्त है, और वो ये है कि राजनीतिक दलों को अपने अकाउंट की ऑडिट रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को जमा करनी होती है। वहीं आयकर विभाग में रिटर्न ऑफ इनकम दाखिल करना होता है। इन शॉर्ट, एक डेडलाइन होती है यह बताने के लिए कि आपके पास कितना पैसा आया, और यही वो डेडलाइन है जिसे कांग्रेस ने मिस कर दिया, और यहीं से कांग्रेस फंस गई। दरअसल धारा 29A जहां पर पॉलिटिकल पार्टीज को टैक्स से एग्जेम्प्ट करती है, तो धारा 29C के तहत अकाउंट्स की रिपोर्ट चुनाव आयोग के तय समय तक जमा करनी होती है, और अगर ये डेडलाइन मिस होती है तो उस साल के लिए वो सारा पैसा टैक्सेबल हो जाता है। यानी कि जो टैक्स रेट देश के सामान्य नागरिक पर लागू होता है वही राजनीतिक दल को भी देना होता है, और यही बात IT विभाग कांग्रेस को समझाने की कोशिश कर रही है। आइए अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, बात करेंगे कांग्रेस की ही। दरअसल चुनावी मौसम आता है और कोई भी उस दौरान EVM का राग जरूर अलापने लगता है। चुनावी मौसम में किसी के कैरेक्टर पर सबसे ज्यादा अगर दाग लगाए जाते हैं तो वो EVM है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। कल यानी कि रविवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया अलायंस की मेगा रैली थी, और इस मेगा रैली में राहुल गांधी ने एक बार फिर से EVM के सहारे बीजेपी पर आरोप लगा दिए। राहुल गांधी ने कहा कि EVM फिक्स कर बीजेपी चुनाव जीत सकती है। ये जो उनका 400 सीट का नारा है, ये बिना EVM के, बिना मैच फिक्सिंग के, बिना सोशल मीडिया और प्रेस पर दबाव डालकर खरीदकर ये 180 पार नहीं होने जा रहा है। सब कुल मिलाकर मैच फिक्स है। यहां पर EVM पर आरोप लगाने के मामलों में एक पैटर्न बदला सा है। EVM पर आरोप पोस्ट से अब प्री हो चुके हैं। मतलब पहले जहां पर EVM पर आरोप हारे हुए राज्यों में विपक्षी दलों की तरफ से लगाए जाते थे, तो वहीं इस बार ये आरोप प्री हो चुके हैं। मतलब चुनावों से पहले ही EVM पर सवाल उठने लगे, और यह 100% क्लियर हो चुका है कि अगर विपक्ष को आम चुनावों में नुकसान होता है तो वह मंथन से पहले EVM पर टूट पड़ेगी। आलम कुछ यह है कि अगर EVM के पास भी एक आम इंसान जैसे अधिकार होते तो वो विपक्ष पर मानहानि का केस जरूर कर देती। लोकसभा चुनावों की डेट शीट जारी करते वक्त ही इलेक्शन कमीशन ने तंज लहजे में विपक्ष के EVM मैटर को भी आड़े हाथों लिया। शायरी के साथ कुछ कहा था, एक बार आप वो भी सुनिए। अधूरी हसरतों का इल्जाम, अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पर लगाना ठीक नहीं। ये EVM कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पे लगाना ठीक नहीं, वफा खुद से नहीं होती, खता EVM की कहते हो। और बाद में गोया जब परिणाम आता है तो उस पे कायम भी नहीं रहते, आप ही के पक्ष में रिजल्ट आ जाता है। ये क्या बात है भाई? वाकई में ये क्या बात है?
हमारे देश में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं। ईवीएम पर सवाल उठाने वाले कहते हैं कि चुनाव बैलेट बॉक्स से होने चाहिए, लेकिन जो लोग ऐसा कहते हैं उन्हें यह भी याद रखना चाहिए कि ईवीएम फिक्स करने की बातें तो बहुत हो गई। मामला सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक पहुंचा। चुनाव आयोग ने बाकायदा प्रैक्टिकल डेमो देने के लिए चैलेंज भी कर दिया, लेकिन एक भी मामला ऐसा नहीं मिला जिससे यह साबित हो सके कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है। लेकिन बैलेट बॉक्स के साथ तो छेड़छाड़ ही नहीं, उसे लूटा तक जा सकता है। बैलेट बॉक्स में आग लगा दी जाती है, कहीं पर उसमें स्याही डाल दी जाती है, और ये बहुत आम घटनाएं एक वक्त पर हुआ करती थी। कई माफिया वोटिंग सेंटर पर पहुंचकर बैलेट बॉक्स को ही हाईजैक कर लिया करते थे और उसी कियोस्क को रोकने के लिए ईवीएम लाई गई। लेकिन अपनी चुनावी हार पर मंथन करने की बजाय हमारे देश का विपक्ष ईवीएम पर मंथन करने लगा। अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए ईवीएम का कैरेक्टर कमजोर करता रहा। हमारे देश में जब लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं तो हमारे पड़ोसी देश में हाल ही के समय में आम चुनाव हुए, और दिलचस्प चीज आप ये देखिए कि जब हमारे देश का विपक्ष ये कह रहा है कि ईवीएम को हटाओ, बैलेट बॉक्स को लाओ, तो पाकिस्तान के राष्ट्रपति कह रहे हैं कि काश हमारे यहां पर भी ईवीएम होती। अगर ईवीएम होती तो हमारे यहां भी बगैर धांधली के चुनाव होते, जो हिंसा हुई वो भी नहीं होती। मतलब यह है कि पाकिस्तान भी इस बात को जानता है कि बिना हिंसा के, बिना किसी धांधली के अगर चुनाव संपन्न कराने हैं तो ईवीएम को ही लाना होगा। जेल के अंदर बंद वहां के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान भी जेल के अंदर से लेटर लिख रहे हैं कि चुनाव ईवीएम से कराओ, तभी बिना धांधली वाले चुनाव हो सकेंगे। खैर, हमारे देश में मामला उल्टा है और हमारे देश में विपक्ष अपनी हार का ठीकरा खुद की कमजोरियों पर नहीं बल्कि ईवीएम पर फोड़ता था, फोड़ता है और शायद फोड़ता रहेगा। लेकिन ईवीएम पर उसके आरोप भी जीत और हार को देखकर ही तय होते हैं, यानी कि इसमें क्रिटिसिज्म होता है लेकिन वो सिलेक्टिव है। मतलब ये कि जहां पर जीत होती है वहां पर ईवीएम में कोई फॉल्ट नहीं, लेकिन जहां पर होती है हार वहां पर ईवीएम फिक्स हो जाती है। यानी कि जो गैर एनडीए शासन वाले राज्य इस वक्त आपको मैप में नजर आ रहे हैं, विपक्ष के मुताबिक वहां की ईवीएम अच्छी है, और जहां पर एनडीए का शासन है वहां की ईवीएम का कैरेक्टर डिफॉल्ट है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या सच में ईवीएम कहीं पर खराब तो कहीं सही जैसा कुछ होता है क्या? इसके लिए हम ईवीएम और ईवीएम के चुनाव से जुड़े हुए जो फुल प्रोसेस है उसको डिकोड करते हैं। दरअसल ईवीएम के अंदर 3 मशीनें होती हैं, जिसमें पहला होता है कंट्रोल यूनिट, दूसरा वीवीपैट और तीसरा बैलेट यूनिट। ये तार के जरिए एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं और इसमें कोई वाईफाई, कोई इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं होती है। मतलब ये कि किसी बाहरी सोर्स से ये कनेक्ट नहीं होते। ये मशीनें बैटरी से चलती हैं। कंट्रोल यूनिट एक तार के जरिए बैलेट से जुड़ी होती है। निर्वाचन अधिकारी वोटिंग से ठीक पहले कंट्रोल यूनिट को एक्टिवेट कर देते हैं और हर वोट के बाद ये कंट्रोल यूनिट एक्टिवेट कर दी जाती है। जैसे ही आप वोट कास्ट करते हैं, वीवीपैट पर आपका वोट किसको गया वो भी नजर आता है और 6 सेकंड तक आप ये देख सकते हैं कि किसको वोट किया गया है। ये तो हो गई ईवीएम की बात। और अब इस ईवीएम का चुनाव में प्रयोग कैसे होता है, इसमें कैसे किसी तरीके की छेड़छाड़ नहीं की जा सकती, वो भी आपको समझना चाहिए। पूरे देश के ईवीएम वेयरहाउस में रखे जाते हैं। वेयरहाउस राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि के सामने खुलता है। हर 3 महीने में प्रतिनिधियों के सामने ही चेकिंग भी होती है और वेयरहाउस को खोलते बंद करते समय बाकायदा वीडियोग्राफी होती है। चुनाव से पहले एफएलसी यानी कि फर्स्ट लेवल की चेकिंग होती है। चेकिंग बीईएल और बीसीआईएल के इंजीनियर करते हैं और यह जांच भी पार्टी प्रतिनिधियों के सामने की जाती है। चुनाव से पहले मॉक पोल कराया जाता है। 5% ईवीएम में ट्रायल वोटिंग कराई जाती है। पार्टी प्रतिनिधि ही मॉक ट्रायल में वोट कास्ट करते हैं और पूरी जांच के बाद पार्टी प्रतिनिधियों को ईवीएम की लिस्ट दे दी जाती है। ईवीएम का ट्रांसपोर्टेशन भी सबके सामने होता है। वोटिंग से पहले रैंडमली
1000 वोट डाले जाते हैं, फिर वीवीपैट से उसका मिलान होता है और ये सब कुछ यानी कि ये सारी की सारी ड्रिल पार्टी प्रतिनिधियों के समक्ष होती है। वोटिंग के दौरान भी पार्टी प्रतिनिधि ये मिलान कर सकते हैं और चुनाव खत्म होने के बाद पार्टी प्रतिनिधि के सामने ही उस ईवीएम को सील कर दिया जाता है। पार्टी प्रतिनिधि स्ट्रांग रूम की निगरानी करते हैं। स्ट्रांग रूम वही जिसमें ईवीएम रखी जाती है और काउंटिंग के दिन भी ईवीएम पार्टी प्रतिनिधियों के सामने ही खोली जाती है। A to Z प्रोसेस पार्टी प्रतिनिधियों के सामने ही होता है, यानी कि किसी भी पार्टी प्रतिनिधि की नजर से कुछ भी बचता नहीं है। और अब तक कुल 38,156 वीवीपैट की मैचिंग हुई, कुछ नहीं मिला। मतलब ये साफ है कि पहले के समय जहां पर राजनीतिक दल अपनी हार होने पर मंथन करते थे, एनालिसिस करते थे कि भाई गलती कहां पर हुई, चुनाव क्यों हारे, ये ढूंढने की कोशिश उनकी तरफ से की जाती थी। जनता तक अपने मुद्दों को और ताकत को साथ लेकर जाते थे। लेकिन आज कुछ राजनीतिक दल ऐसा नहीं करते। वो चुनाव में हार होने के बाद एक बहुत आसान सा तरीका अपना चुके हैं ईवीएम पर आरोप लगाने का और कुछ समय के लिए रेस्ट पर चले जाते हैं इन आरोपों के बाद। लेकिन जैसा कि हमने पहले भी कहा कि इस बार ये आरोप प्री हो चुके हैं जो पहले पोस्ट हुआ करते थे। आइए अब अगली खबर का रुख करते हैं और ये अगली खबर भी बेहद महत्वपूर्ण है। लोकसभा चुनाव का माहौल है, लेकिन यह माहौल एक सवाल भी पैदा करता है। आप जिन्हें चुनकर भेजते हैं, क्या वो आपकी आवाज उठा पाते हैं? क्या वो आपके लिए सवाल भी पूछ पाते हैं? हरियाणा के उदाहरण से आपको समझा देती हूं। बीजेपी ने यहां पर 4 सांसदों को दोबारा से टिकट दिया। साल 2019 में बीजेपी के ही प्रत्याशी सभी 10 सीटों पर जीतकर संसद पहुंचे थे। जनता ने उन्हें अपनी आवाज उठाने के लिए चुना, लेकिन कोई भी सांसद 200 सवालों तक पहुंच ही नहीं सका। संसद में 2 मंत्रियों को छोड़कर बाकी 8 सांसदों में से सबसे ज्यादा सवाल भिवानी महेंद्रगढ़ से निवर्तमान सांसद धर्मवीर सिंह ने पूछे। इन 5 सालों में सरकार से 181 सवाल पूछे गए, जबकि दूसरे नंबर पर सोनीपत सांसद रमेश कौशिक रहे। उन्होंने 168 क्वेश्चन सरकार से पूछे और सबसे आखिर में जो मंत्री हैं इंद्रजीत सिंह और कृष्णपाल गुर्जर, ये दोनों ही नेता केंद्र में मंत्री हैं और इसीलिए ये सवाल भी नहीं पूछ सकते। इसी तरीके से आप सांसद निधि को भी जरा उसका लेखा जोखा समझिए, जिसमें साल 2011 में सामान्य स्थिति में 5-5 करोड़ रुपए सालाना का प्रावधान किया गया, लेकिन यह पैसा सांसदों की ओर से काम की सिफारिश करने पर ही मिलता है, यानी कि ये सालाना 5 करोड़ रुपए तक के काम करा सकते हैं। और इस मामले में महेंद्रगढ़ भिवानी से सांसद धर्मवीर सिंह ने सांसद निधि से सबसे ज्यादा 11.98 करोड़ रुपए के काम कराए। सबसे आखिरी पायदान पर रोहतक के सांसद अरविंद शर्मा रहे। लगभग 2.52 यानी कि 2.5 करोड़ ही वो खर्च कर पाए। करीब 49% राशि उनकी यूज ही नहीं हुई, खर्च ही नहीं हुई। यानी कि आपके नेताओं को जब आपकी आवाज उठानी हो वो पीछे रह जाते हैं। जब आपको उनकी भलाई के लिए उनको पैसा खर्च करना होता है तो भी उसका वो सही ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पाते। लेकिन जब चुनाव आते हैं तो यही नेता सबसे पहले आपके घर दरवाजे पर आते हैं, मेरे लिए प्लीज वोट करना। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव अपने आप में बड़ा दिलचस्प इवेंट होता है। लोकतंत्र के लिए यह महापर्व होता है, लेकिन इस महापर्व में अलग अलग तरह के कारनामे भी देखने को मिलते हैं, जिन पर लगाम लगाने का काम करता है चुनाव आयोग। लेकिन सवाल तो यह है कि चुनाव आयोग क्या क्या जब्त करे। बीते लोकसभा चुनाव की अगर मैं बात करूं तो 3,475 करोड़ रुपए की नकदी और दूसरी चीजें जब्त की गई। 3 गुना इजाफा इसमें दर्ज किया गया 2014 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले। 2019 में 884 करोड़ रुपए कैश और 304 करोड़ रुपए की शराब जब्त की गई। 1279 करोड़ रुपए की ड्रग्स और 987 करोड़ रुपए का सोना वगैरह जब्त हुआ। अगर स्पेसिफिकली बात करें और यह जाने कि किस राज्य से कितने रुपए की जब्ती हुई, तो तमिलनाडु में सबसे ज्यादा 950 करोड़ रुपए की जब्ती की गई है। और इसके बाद आता है गुजरात का नंबर, यहां से 552 करोड़ रुपए जब्त किए गए थे। दिल्ली 426 करोड़ रुपए।
आंध्र प्रदेश 228 करोड़ रुपए यहां से जब्त हुए, तो उत्तर प्रदेश में रकम 193 करोड़ 193 करोड़ की रही है। और जाहिर है एक तरफ जहां पर चुनाव आयोग के पास ये बड़ी जिम्मेदारी है कि पूरे चुनावी प्रोसेस को एक ठीक तरीके से कंडक्ट कर सके, यानी कि चुनाव सही से संपन्न हो, क्योंकि एक तरफ ईवीएम का रोना होगा, चुनाव आयोग पर सवाल उठाए जाएंगे, तो दूसरी तरफ चुनाव आयोग के पास ये भी जिम्मेदारी होती है, न सिर्फ ये बल्कि लॉ एंड ऑर्डर से लेके सब कुछ इस तरीके की गतिविधियों पर नजर रखने के साथ साथ जब्ती का काम। और जब ये आप आंकड़े देखेंगे तो आप ये सवाल जरूर पूछेंगे कि आखिर क्या क्या जब्त करे चुनाव आयोग, कहीं से कैश जब्त करे, कहीं पर सोना, या फिर कहीं पर शराब, या कहीं पर ड्रग्स। और जाहिर है कि ऐसे मामलों में चुनाव आयोग की तरफ से सख्ती और ज्यादा देखने को मिलती है, चेकिंग बहुत ज्यादा की जाती है, ताकि ऐसी किसी भी चीज का इस्तेमाल चुनावी प्रोसेस को बाधित करने के लिए ना किया जा सके। लेकिन उसके बावजूद किस तरीके का खेल राज्यों में हो रहा है वो इन आंकड़ों के जरिए इस वक्त आप देख सकते हैं। गुजरात दूसरे नंबर पर 552 करोड़ रुपए के साथ जब्ती में सामने आया है। दिल्ली में 426 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं। आंध्र प्रदेश में ये आंकड़ा 228 करोड़ रुपए का बनता है। और इसके साथ साथ ये तो बड़े नंबर्स हैं, उत्तर प्रदेश 193 करोड़ रुपए, लेकिन बाकी राज्यों में भी भले ही इससे कम रकम, लेकिन जब्ती की गई है। और अब चुनाव आयोग पर जाहिर है कि ये एक एड ऑन दबाव डालता है।